स्टूडेंट्स, हमने अभी तक डेफिनेशन पार्ट को कंप्लीट किया है, मीनिंग को समझा है, बेसिक लॉजिक को समझा है कि व्हाट इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. व्हाट इज़ नेचर? नेचर मीन्स व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द बेसिक rules or traits of a particular subject, that is jurisprudence. We have studied some of the very basic words pertaining to jurisprudence. Say what is laws, what is concept of law, what are fundamental principles, and if we study these together along with nature, we would be able to get more clarification about this jurisprudence. चलिए नेचर को स्टडी करना शुरू करते हैं. बेसिक एस्पेक्ट ये है कि नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग बट इट इज़ द बेसिक ट्रेट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इट इज़ स्टडी एंड थ्योरी ऑफ लॉ that is already studied. It is study and theory of law. Law is very important here because jurisprudence itself is knowledge of law. It plays critical role in understanding of legal system. Legal system we have studied. To understand a legal system, jurisprudence is helpful. It provides insight into fundamental principles and concept of laws. That means इसका मतलब राइट्स, ड्यूटीज़, पोजेशन, प्रॉपर्टी, रेमिडीज़, ये इनके बारे में बताता है. राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, रेमिडीज़ क्या होंगी अगर कोई वायलेशन होगा, किस नेचर की रेमिडीज़ हो सकती हैं. देन बाय एग्जामिनिंग दीज कंसेप्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड फंक्शंस ऑफ लॉ इन सोसाइटी. बेसिकली बिकॉज इट इज़ द नॉलेज ऑफ लॉ, so it is the knowledge and functions of law in society. How a law is to be applied in society and why law is to be created. What was the purpose of creating a law? And it focuses on source of law that we have already studied. Statutory law, common law, constitutional law and customs, that has already been studied. That they are basically these four kinds of sources which are available. इट इनकम्पासेस, इट इनगल्फ्स, इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट. इफ देर इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्या मतलब है? एवरी पर्सन शुड हैव राइट टू मेक हिज कंप्लेन इफ हिज राइट्स आर वायलेटेड. हर व्यक्ति के पास राइट है कंप्लेन करने का, होना चाहिए ये राइट, और उसको ये लिबर्टी होनी चाहिए, ये छूट होनी चाहिए कि वो अपनी बात को सही तरीके से कह सके. इसका मतलब जो भी पार्टी इस कंसर्न है किसी भी मैटर में, दोनों को प्रॉपर राइट दिया जाए, दोनों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी बात को कह सकें, और उनको वो सभी हेल्प प्रोवाइड की जाए जो कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाएगा, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस लॉ में लोगों का जनरेट होगा. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस तरह के हैं, बड़े कॉमन हैं. हर व्यक्ति को राइट है साफ़ हवा लेने का, साफ़ हवा में साफ़ पानी पीने का, साफ़ एनवायरनमेंट में रहने का, अपनी नौकरी करने का, नौकरी के बाद उसके अंदर जो अर्निंग होती है उसको प्राप्त करने का, उसके बाद उसकी सेविंग करने का, उसको टैक्स जमा करने का उसकी ड्यूटी है. राइट और ड्यूटी जुड़ गई आपस में. तो अगर आपको कमाने का राइट है तो आपको टैक्स देने का भी एक ड्यूटी आपके साथ में जुड़ी हुई है. और अगर आपके कमाने के राइट में कोई वायलेशन होता है तो आपके पास में राइट है कोर्ट को अप्रोच करने का कि अपने जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं अर्निंग करने में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में, और अगर वो लॉफुली आप वहाँ जाते हैं उसको आपको सोल्यूशन मिलेगा. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं तो आप पेनलाइज भी होंगे. तो यानी क्राइम है, ऑफेंस है एंड पनिशमेंट है, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं. लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं जिस पर कि ये पर्टिकुलर लॉज बने हैं. सो इट कंबाइंस लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस. थ्योरेटिकल तो आप अंडरस्टैंड कर लिया, लॉजिकल मीन्स एनालिटिकल. लॉजिकल मीन्स एनालिटिकल कि हम इसको कंपेयर कर सकें डिफरेंट लॉज को, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को लॉ के संबंध में. और जो किसका होगा एनालिसिस, लीगल कंसेप्ट
टू क्लैरिफाई कंस्ट्रक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, किसी भी सोसाइटी में फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लॉजिकली, एनालिटिकली, थियोटिकली उसको एनालिसिस कर सकें, और लीगल कंसेप्ट्स को जो हम एनालिसिस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उससे कंसेप्ट से निकल के आता है क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए लॉ का। तो लॉजिकल और थियोटिकल एनालिसिस के साथ में किसकी एनालिसिस करेंगे हम? लीगल कंसेप्ट्स की। लीगल कंसेप्ट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और को क्लैरिफिकेशन उसमें किस बात का आएगा, और कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल। यानी अगर हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं, थियोटिकल स्टडी करते हैं लीगल कंसेप्ट्स की, उससे हमें ये पता लगेगा कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से अल्टीमेटली लॉ एक्चुअल में फ्रेम होते हैं। इट ड्रॉ इनसाइट फ्रॉम अदर फील्ड टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड। इसके पास में भी, जूरिस्प्रूडेंस के पास में भी जो नॉलेज आती है वो डिफरेंट स्टडीज़ करके फील्ड को, फिलॉसफी को, सोशियोलॉजी को, हिस्ट्री को एंड इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को जैसे हम यहाँ डिस्कस करें, अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस करता है तो वो इकोनॉमिक ऑफेंस करता है इसलिए उसके लॉ बनना ज़रूरी है, और इकोनॉमिक ऑफेंस करना कई बार मर्डर से भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि मर्डर एक पर्टिकुलर फैमिली और एक पर्टिकुलर आदमी या औरत के ऊपर या लेडी के ऊपर होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक ऑफेंस है वो एंटायर सोसाइटी, एंटायर सिस्टम को हिलाता है, उसको अफेक्ट करता है। इसलिए इकोनॉमिक्स के रूल्स रेगुलेशंस को समझते हुए जूरिस्प्रूडेंस को समझा जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट जो हैं, दे हैव गुड नॉलेज ऑफ फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एज वेल एज इकोनॉमिक्स। नाउ वी कम टू इट्स बेसिक नेचर. What is the basic nature? Point wise, how you can explain it? It is a broad concept and theoretical concept. Law is dynamic. This dynamic word is very important and evolving. Dynamic means it is not static. There something is written in law. 100 साल पहले, 200 साल पहले कोई लॉ बना दिया गया तो वो लॉ एज इट इज़ चलता रहेगा। अभी रिसेंटली आप देखिए कि BNS, BNSS और BSA, ये 3 नए हमारे एक्ट्स आए हैं जो कि पुराने को रिपील करके आए हैं। पहले IPC था, CRPC था और एविडेंस एक्ट था। इन तीनों को रिप्लेस किया गया है, क्योंकि वो लॉ ऐसा नहीं कि जो उस समय के जूरिस्प्रूडेंस था वो आज काम नहीं करेगा, आज भी काम करेगा। इसलिए डायनेमिक क्यों है? क्योंकि चेंज इन सिचुएशन, जो कंडीशन सोसाइटी में चेंज होती है, उसके कारण से ये बहुत ज़रूरी है कि वो इवॉल्व करे लॉ। चेंज इन सिचुएशन इन सोसाइटी मेक इट्स कंपल्सरी टू इवॉल्व द लॉ, फर्दर उसमें प्रोग्रेस हो। जैसे पहले आप देखिए, साइकिल के ऊपर आगे लाइट लगा के चलना और 3 सवारी का चलना एक बहुत बड़ा मेजर रोड का वायलेशन था, ट्रैफिक रूल का। आज आप इसको सोच भी नहीं सकते कि साइकिल के ऊपर लाइट लगा के चलना और 3 सवारी, ठीक है रात को चलाना चाहिए, लेकिन इतना इवोल्यूशन, इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि आज उसको हम सिर्फ एक रूल के रूप में नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से पहले कोई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं थी, ख़ास तौर से हमारा जो ये मीडिया है, जिस तरह से IT सेक्टर ने साइबर क्राइम्स हुए हैं, तो इन साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए साइबर लॉ बनाए गए हैं, जो क्या 100 से पहले क्या इवन 50 साल पहले भी इस चीज़ को एनालिसिस नहीं किया जा सकता था, इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये एक इवॉल्विंग है, डायनेमिक है, इवॉल्विंग है। आप इन एग्जांपल्स के साथ अपने आंसर को लिखिए। आपको इतना कुछ अभी तक बताया है, अगर आप इन कंसेप्ट्स को, इन वर्ड्स को, इनके मीनिंग्स को समझेंगे तो आप देखिएगा इनका मल्टीपल यूज़ होगा और मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ होगा, मल्टीपल जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए। देन शेप द कंटेम्प्रेरी, शेप्ड ये बनाता है कंटेम्प्रेरी सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, इनको भी एनालिसिस करता है। और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी बताया एंड न्यू चेंजेस इन सोसाइटी जो डे टू डे बेसिस पर आती हैं, उसके बेसिस के ऊपर कैसे लॉ चेंज होना चाहिए वो जूरिस्प्रूडेंस हमें समझाता है। तो इसके नेचर का पार्ट जो है वो डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है। ये सारा मिलके एक कंसेप्ट बताता है। इट इज़ अनकोडिफाइड लॉ। हमारे जितने भी लॉ हैं, चाहे वो BNS है, चाहे वो CPC है, चाहे CRPC था, चाहे वो BNSS है, चाहे BSA है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये सब कोडिफाइड लॉ है। कोडिफाइड लॉ मीन्स डिफरेंट लॉज को सब जगह से इकट्ठा करके एक बुक में लिख दिया गया।
सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया, क्लॉजेज में डिवाइड कर दिया गया, और ताकि ये पता लग गया कि अब इन पर्टिकुलर सेक्शंस का वायलेशन एक अगेंस्ट दी लॉ कोई काम किया जा रहा है, तो उसको समझना आसान होता है। अनकोडिफाइड लॉ को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। अनकोडिफाइड में दे आर वेरियस जूरिस्ट, वेरियस थ्योरीज दे हैव इवॉल्व्ड। सभी थ्योरी को समझ के और उसके बाद में उसका जो निचोड़ होता है, जो उसका जिस्ट होता है, वो निकाल के हम लॉ बनाते हैं। तो एक वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट होता है जो अनकोडिफाइड है। इसको कहीं पर एक कोड की शेप में नहीं दिया है। जितने भी स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के, सब ने अलग अलग जूरिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट दिए, उनमें से काम की चीज़ें निकाल ली जाती हैं और लॉ को बनाया जाता है। एंड ये जो लॉ होता है ये डेवलप्ड किया गया है क्योंकि ऑब्जर्वेशन से। किसी भी सोसाइटी में किसी भी समय जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स थी उनको ऑब्जर्व किया गया और उसके बेसिस पे राइट डाउन किया गया जूरिस्ट के द्वारा। इसको हम लेजिस्लेटिव से कहीं इनेक्ट नहीं करते हैं। लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट है वो डिफरेंट लॉज पास करती है, एक्ट्स बनाती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें ये कहना है कि ये जो है डेवलप किया गया है, नॉट पास्ड बाय इनेक्टेड बाय एनी लेजिस्लेटिव। तो इट इज़ द एक्चुअल स्टडी ऑफ टर्म ऑफ द लॉ। लॉ की टर्म्स की एक्चुअल स्टडी है। देन देयर इज़ नो स्कोप ऑफ अमेंडमेंट। जैसे हम एक्ट्स में अमेंडमेंट कर देते हैं, उन अमेंडमेंट्स को हम यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ तो एक चीज़ किसी टाइम किसी ने लिख दी, अगर हमारे किसी एक जूरिस्ट ने, किसी तरह का एनालिटिकल स्कूल ने कोई एक डेफिनेशन दे दी, तो उस डेफिनेशन को दे दिया गया उस समय। हो सकता है उसके क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन उसमें अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर जूरिस्ट। जो उनकी सोच थी उसके हिसाब से उन्होंने उसको लिख दिया। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? नॉट लिमिटेड टू लीगल रूल्स, इट इज़ कैन बी सोशल, ethical and political. It is the social, ethical and political context of law जो इसमें हम स्टडी करते हैं। अब आता है इसके साथ में पहले बताया गया कि इट इज़ नॉट सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब ये राइट्स नहीं बता रहा है, ये ड्यूटीज़ को नहीं, ये पनिशमेंट को, ऑफेंस को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, ये लीगल प्रिंसिपल को स्टडी कर रहा है। सब्सटेंटिव लॉ नहीं है और ना ही ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ क्या हो सकते हैं? सिविल भी हो सकते हैं और क्रिमिनल भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट द प्रोसीजरल लॉ, इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग ए प्रोसीजर टू हाउ टू गेट द लॉ, हाउ टू गेट द जजमेंट, हाउ टू गेट द remedy to a particular offense if someone committed. Then it is only the study of legal principles, and study of legal principles means they have to start from very beginning. Legal concept they have to develop. After the study and the analytical study of those legal concepts, they evolve the legal principles. So on that basis we can say that it is more the knowledge of law. Knowledge of law means all the components of law will be studied in jurisprudence, and all the disciplines of the society like social discipline, economic discipline, political discipline or any other discipline, whether it is of the thousands-year-old or it is only 10 days old, it must affect the social status, it must affect the day-to-day life of the people who are living in a particular area. So it is neither substantive law, now the procedural law, underlying the theory of legal system. Legal system we have already studied, that all the laws, all the rules and regulations, all the institutions, these all combined will constitute legal system. And to underlying theory of legal system, how a legal system should develop, how it should be evolved, and how a legal system should work for the bare welfare of society in a very transparent and fair manner. So as far as nature is concerned, a lot of words are used here. You students please note down all these particular points, then whatever I said, that is to be added into it along with examples in order to make your concept more effective, more representative, and to get good marks in this particular subject. You need to give a highlighted concept to each and every point which you feel that it is the core of this particular paragraph. So you must highlight with your highlighter
or you just underline with the different color pen that to that particular thing. So with this we conclude our nature of jurisprudence part. Now we come to the scope of jurisprudence. तो स्टूडेंट्स, आज हमने लॉ एजुकेशन 2025 चैनल में जो पहला टॉपिक कवर किया है वो है जुरिस्प्रूडेंस पार्ट 1 का LLB 3 ईयर कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें डेफिनेशन,